डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, सहआचार्य वनस्पति विज्ञान विभाग, बीएससी भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हम पहली यूनिट पूरी कर चुके हैं। सेकंड यूनिट का भी लगभग 60% 70% भाग पूरा कर चुके हैं। प्लांट सक्सेशन, पादप अनुक्रमण के बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने अनुक्रमण की प्रक्रिया के बारे में आपको बताया। कुछ विशेष प्रकार के अनुकरण जिन्हें असामान्य अनुक्रमण कहा है, उनके बारे में हमने बात की। इस लेक्चर में हम अनुक्रमण का एक उदाहरण, जिसे हम हाइड्रोसीर या जल क्रमक कहते हैं, के बारे में डिस्कशन करेंगे। अनुक्रमण के बारे में हमने पहले बात की है। एक बार डेफिनेशन को हम दोबारा इसकी देख लेते हैं। अनुक्रमण किसी स्थान पर जहाँ पर कोई पूर्व में वनस्पति थी वो किसी कारण से नष्ट हो गई, या पूर्व में जहाँ कोई वनस्पति न थी, अनुपस्थित थी, उस स्थान पे कोई नई वनस्पति का निर्माण, वनस्पति का विकास और उस वनस्पति का अपने चरम सीमा तक पहुँचना अनुक्रमण कहलाता है। हाइड्रोसीर जल क्रमक एक इसका उदाहरण है। जल क्रमक को समझने के लिए कोई एक बहुवर्षीय झील या तालाब एक आदर्श स्थान हो सकता है। किसी भी पौंड को या लेक को अगर हम ध्यान से देखेंगे या उसको स्टडी करेंगे तो हमें जल क्रमक समझ में आ सकता है। इस प्रकार के जलाशय में बीच में या मध्य में गहरा स्थान है, डीप वाटर है, और धीरे धीरे केंद्र की ओर से जब किनारों की ओर हम वहाँ आएंगे तो वह स्थान कम गहरा या छिछला होता चला जाता है, शैलो वाटर में आ जाता है, और अल्टीमेटली वो लैंड के अंदर कन्वर्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है। हाइड्रोसीर का आरंभ सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग प्लांट से होता है। इस तरह के पादप जो डूबे हुए हैं जल के अंदर या जल की सतह पर तैर रहे हैं, उनके द्वारा होता है। ये हाइड्रोसीर के पायोनियर्स होते हैं, पुरोगामी पादप कहलाते हैं। और धीरे धीरे ये पादप सबमर्ज फ्लोटिंग से वन तक, फॉरेस्ट तक, लैंड तक पहुंच जाते हैं। और जो वन है या फॉरेस्ट है, जो लैंड प्लांट्स हैं, वो इसका क्लाइमैक्स वेजिटेशन कहलाते हैं, चरम वनस्पति कहलाते हैं। हाइड्रोसीर को हम निम्न 7 चरणों में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इससे जुड़े हुए जो नोट्स हैं वो मैं आपको इस लेक्चर के बाद में उपलब्ध करवाऊंगा। आप उन नोट्स को पढ़िए और उसमें दिए गए उदाहरणों को अच्छे से याद करें, क्योंकि हर एक स्टेप में जो उदाहरण दिए गए हैं वो उदाहरण इम्पॉर्टेंट है, और उदाहरणों की सहायता से हम इस पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास में पायोनियर स्टेज या पुरोगामी अवस्था। एक ऐसा स्थान है जहाँ पर खूब सारा जल एक पौंड के रूप में, एक लेक के रूप में, झील या तालाब के रूप में उपस्थित है। केंद्र में गहरा पानी है, और जब केंद्र से परिधि की ओर आएंगे धीरे धीरे जो पानी है वो कम गहरा होता चला जा रहा है। यहाँ पर पादप अनुक्रमण को हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले पानी की सतह पर, ऊपरी सतह पर जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, प्लावक जो पादप हैं, वो वृद्धि करते हैं। शुरू में ये जो प्लांट्स हैं ये एक कोशीय या कॉलोनियल, जैसा कि हमने एल्गी के अंदर पढ़ा है, वॉल्वॉक्स पढ़ा है, क्लेमाइडोमोनास पढ़ा है, इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार के जीव होते हैं। धीरे धीरे ये उस स्थान को अन्य पादपों के रहने लायक बना देते हैं, इसलिए इन्हें पुरोगामी पादप कहते हैं। इस समय में, इस अवस्था में पानी की गहराई में किसी भी प्रकार का कोई भी पादप नहीं पाया जाता। पादप जीवन पूर्णतया अनुपस्थित होता है। जो पायोनियर प्लांट्स हैं, पुरोगामी पादप हैं, उनमें मुख्यतः डायटम्स हैं, डेस्मिड्स हैं, ये एक कोशीय हैं। ये हम पिछले क्लासेस में हम पढ़ के आ चुके हैं इनके बारे में। साइनोफाइसी के सदस्य हैं, क्लोरोफाइसी के सदस्य हैं, और जल के भीतर उगने वाले कुछ आवर्त बीजी पादप हैं। ये प्लांट
पादप में पानी में विकसित होते हैं, वाटर में विकसित होते हैं और धीरे धीरे अपनी संख्या को वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पादप नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं ओल्ड एज होने के कारण, और धीरे धीरे उस जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो है, ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा बढ़ने लगती है। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ना किसी भी प्लांट सक्सेशन, पादप अनुक्रमण के लिए एक शुभ संकेत है, पॉजिटिव साइन है। इसके कारण पादप वहाँ पर विकसित होने में पादपों को आसानी रहती है। अब दूसरी अवस्था आती है निमग्न अवस्था, सबमर्ज्ड स्टेज। कुछ शैवाल के बीजाणु विभिन्न माध्यमों से उड़ करके जलीय आवास में गहराई तक पहुंच जाते हैं। स्पोर्स हैं, सीड्स हैं, वो हवा के द्वारा उड़ा, कीट के द्वारा प्रकीर्णित हुए और जल में पहुँचे और जल की गहराई में पहुँच जाते हैं। गहराई में जाकर के वे अंकुरित होने लगते हैं और धीरे धीरे पूरे तालाब में शैवाल का एक जाल बिछ जाता है। ये शैवाल सबमर्ज्ड है, पानी में निमग्न अवस्था में पाए जा रहे हैं। इनके आने से पूर्व जल में जो पोषक पदार्थ थे उनकी कमी थी। अभी इतनी मात्रा में पोषक पदार्थ नहीं थे जो कि पादप को विकसित करने में सहायक हो सके। धीरे धीरे इनके कारण पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होने लगती है। क्योंकि प्रकाश की मात्रा जल में तीव्र है, तो इस समय इन शैवालों के कारण वहाँ पर अनुकूल मात्रा में फेवरेबल कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। लाइट के लिए भी, लाइट भी फेवरेबली वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। इस अवस्था में, निमग्न अवस्था में, कुछ शैवाल मुख्यतः जैसे एनाबिनोप्सिस, एनाबिना, माइक्रोसिस्टिस, कुछ हरे शैवाल तथा कुछ डायटम्स, डेस्मिड्स इत्यादि इत्यादि यहाँ पर विकसित होने लगते हैं। क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी भी अब इस समय यहाँ पर आ चुकी है। ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को वो यौगिक अवस्था में परिवर्तित कर देती है और धीरे धीरे जल में नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ने लगती है। कार्बनिक पदार्थ बढ़ने लगा, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगी। इसके कारण परिस्थितियाँ अनुकूल होने लगी और कुछ अन्य शैवाल जैसे हाइड्रोडिक्टियन, स्पायरोगैरा, क्लेडोफोरा इत्यादि इत्यादि जो कि बड़े तंतुमय, बड़े आकार के शैवाल हैं, वो वहाँ पर विकसित होने लगते हैं। इनके विकास से फिर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, ऑर्गेनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी और जो वातावरण है धीरे धीरे रासायनिक पदार्थों के कारण, पोषक तत्वों के कारण अनुकूल होता चला जाएगा। पादपों के मृत होने से जल के आधार पर एक मृदा का निर्माण होने लगता है, ह्यूमस का निर्माण होने लगता है, जिससे जल की गहराई भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इन शैवालों के साथ साथ कुछ अन्य निमग्न अवस्था में पाए जाने वाले, सबमर्ज्ड पाए जाने वाले शैवाल जैसे हाइड्रिला, नाजस, सिरेटोफिलम, पोटामेजिटोन, वेलिसनेरिया, कारा इत्यादि इत्यादि वहाँ पर बड़े शैवाल और आवर्तबीजी पादप भी विकसित होने लगते हैं। ये पादप जल में सतह के नीचे तैरते रहते हैं और आधार पर मड का या कीचड़ का निर्माण करते हैं। कुछ पादप जो हैं आधारीय कीचड़ में भी स्थिर होने लगते हैं जैसे नाइटिला, कारा इत्यादि। आरंभ में ये सभी पादप जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, परंतु वृद्धि होने के कारण इनकी सघनता बढ़ती चली जाती है। इनकी संख्या बढ़ने से ऑर्गेनिक पदार्थ भी बढ़ेगा और वायुमंडल से जो हवा चली, हवा के कारण जो मृदा के कण हैं, मिट्टी के जो कण हैं, वो भी इन पादपों में फंसकर कीचड़ का निर्माण करते हैं। धीरे धीरे पादपों के मृत हो जाने से जल के आधार पर ह्यूमस का, मृत ऑर्गेनिक पदार्थों का और मृदा का निर्माण होने लगता है, जो कि कीचड़ के रूप में एकत्र होने लगती है। अब पादपों की संख्या बढ़ गई है, ऑर्गेनिक पदार्थों की संख्या बढ़ गई है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ गई है और उसके कारण जो मृदा है
वो निर्मित होने लगी है। वायुमंडल में उपस्थित मृदा के कण जो हैं वो भी जल में बैठने लगे हैं। धीरे धीरे, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, धीरे धीरे जल की गहराई कम होने लगती है। इस क्रिया को यूट्रॉफी या सुपोषण कहते हैं। इससे नए पादपों के निर्माण के लिए वातावरण तैयार होने लगा है। अब अगर कोई नया पादप आता है तो उसको अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पोषक तत्व हैं, जल की कम गहराई है और सभी मिनरल्स वहाँ पर उपस्थित है। तो धीरे धीरे यहाँ पर नए पादप जो हैं वो उपलब्ध होने लगते हैं। तो ये दूसरी अवस्था आ गई। अब तीसरी अवस्था है हमारे पास में प्लावी या प्लवमान अवस्था, फ्लोटिंग स्टेज। ऊपर जो हमने कारण पढ़े हैं उनसे जल की गहराई कम हो गई है और जो जो सबमर्ज्ड प्लांट थे, जो निमग्न पादप थे, वो अधिक गहरे जल की ओर चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। वो गहरे जल की ओर चले जाएंगे, वो वहाँ पर पुनः यूट्रोफी या सुपोषण की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे और जिस स्थान पर मृदा निर्मित हो चुकी है वहाँ पर नए पादप उगने लगेंगे। ये पादप फिर दो तरह के होते हैं। कम गहरे जल में प्लावी पादप, फ्लोटिंग पादप पाए जाते हैं। दो तरह के पादप हैं ये। जैसे एक जो जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, इन्हें हम रूटलेस फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं। इनमें जड़ नहीं होती और ये जल की सतह पर तैरते हुए स्वतंत्र रूप से पाए जाएंगे। एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास में स्पायरोडेला, लेमना, पिस्टिया, आइकॉर्निया, जलकुंभी जिसे हम कहते हैं, वोल्फिया, एजोला, साल्विनिया इत्यादि इत्यादि। दूसरे तरह के प्लांट आते हैं। ये पादप हैं, इनकी पत्तियां जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, लेकिन ये जल में डूबे हुए और तालाब के पैंदे पर पाए जाने वाले ह्यूमस या कीचड़ में अपनी जड़ों का निर्माण करते हैं। ये फ्री फ्लोटिंग नहीं है, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले नहीं हैं। ये तैरने वाले हैं लेकिन आधार पर ये जड़ों की सहायता से जुड़े रहते हैं। इन्हें रूटेड फ्लोटिंग कहते हैं। स्थिर प्लवमान, रूटेड फ्लोटिंग आप समझ रहे हैं, जो जड़ से जुड़े हुए हैं लेकिन तैर रहे हैं। इसमें उदाहरण आता है हमारे पास में निलंबो, कमल, निम्फिया, सेजिटेरिया, रेननकुलस इक्वेटिलिस इत्यादि इत्यादि। तो धीरे धीरे इन पादपों की संख्या, क्योंकि वातावरण और वातावरण में उपस्थित पदार्थ सभी अनुकूल हैं, तो धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगती है और इनके संख्या बढ़ने के कारण जल में ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बनिक पदार्थ भी बढ़ने लगता है। क्योंकि इन पादपों की पत्तियां आकार में बड़ी हैं तो ये वाष्पोत्सर्जन भी करते हैं। वाष्पोत्सर्जन के कारण जल की मात्रा कम होने लगती है। जो जल पहले उथला हो गया था अब वो और भी ज़्यादा शैलो या उथला होने लगता है। पत्तियां जल की सतह पर फैल जाती हैं, जिसके कारण जल में प्रकाश जो है वो कम प्रवेश करने लगता है। अपर्याप्त प्रकाश, इनसफिशिएंट लाइट, जल की कम गहराई और नई लेयर्स, मृदा की और ऑर्गेनिक पदार्थों की नई लेयर्स के कारण अब जो निमग्न पादप हैं, सबमर्ज्ड प्लांट हैं, वो यहाँ से नष्ट होने लगते हैं। लाइट कम हो गई, ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ गया, आधार जो है वो जल जो की मात्रा कम हो गई, इसलिए जो तैरने वाले पादप थे, जो डूबे हुए तैरने वाले पादप थे, वो वहाँ पर कम होने लगते हैं। वो गहराई की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं और यहाँ पर अब धीरे धीरे कम गहरे जल में नए पादप जो हैं, जो कि रूटेड प्लांट्स हैं, जो मूल युक्त पादप हैं, वो निर्मित होने लगते हैं या उगने लगते हैं। उनके लिए अब ये अनुकूल वातावरण हो गया है। तो ये तीसरी स्टेज इसकी पूरी हो जाती है। चौथी स्टेज आती है हमारे पास में रीड स्वैम्प स्टेज या नरकुल अनूप या नड़ अनूप अवस्था। नरकुल अनूप अवस्था, इस अवस्था में जल के किनारों पर सॉयल इरोजन के कारण मिट्टी एकत्र हो गई है। जलीय पादपों के नष्ट हो जाने से कार्बनिक पदार्थ अधिक हो गया है जो ह्यूमस का निर्माण कर रहा है। जल की जो गहराई है वाष्पोत्सर्जन के कारण कम हो गई है, 2 से 4 फीट रह गई है।
अब इस कम गहराई वाले क्षेत्र में कुछ ऐसे पादप उगने लगते हैं जो स्वैम्प में पाए जाते हैं। स्वैम्प को आप समझिए दलदली क्षेत्र में जो पाए जाते हैं, इन्हें हम नरकुल अनूप पादप कहते हैं, रीड स्वैम्प प्लांट्स कहते हैं। और इन पादपों का जो प्ररोह है, जो रूट पार्ट है, रूट और कुछ शूट पार्ट पानी में डूबा रहता है, दलदल में डूबा रहता है, शेष भाग जो है जल से बाहर निकलकर वायु में पाया जाता है। स्तंभ और पत्तियां वायु में पाई जाती हैं। ऐसी पादपों को हम एम्फीबियस प्लांट कहते हैं, जल स्थलीय पादप, जो जल में और स्थल में दोनों स्थानों पर पाया जा रहा है, एम्फीबियस प्लांट या इमर्जेंट प्लांट कहते हैं। इसका उदाहरण हमारे पास में स्कैरपस, टाइफा, फ्रेगमाइटिस, र्यूमेक्स, जंकस, एक्लिप्टा, सिजिटेरिया इत्यादि इत्यादि बहुत सारे पादप हैं जो इस प्रकार की कैटेगरी में पाए जाते हैं। तो अब जलीय पादपों का स्थान एम्फीबियस प्लांट्स ने ले लिया, क्योंकि अब जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो एम्फीबियस प्लांट के अनुकूल हैं। अब इन पादपों की अधिकता के कारण, क्योंकि पत्तियां जो हैं वायुमंडल में हैं, इन्होंने पूरा आच्छादित कर लिया है, प्रकाश जो है जल तक नहीं पहुंच पाता, और जो उसमें निमग्न पादप थे, सबमर्ज्ड प्लांट्स थे, वो अब धीरे धीरे गहराई की ओर शिफ्ट होने लगते हैं। जो यहाँ रह जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन होने के कारण जल की मात्रा फिर कम होने लगी है। सॉइल इरोजन हो रहा है। मृदा अपरदन के कारण मिट्टी किनारों से जल में आने लगी है, और धीरे धीरे जो जल है वो केंद्र की ओर स्थानांतरित हो गया है, और यहाँ पर अब ह्यूमस बनने लगे, कीचड़ के रूप में जल रह गया है। शेष जल जो है केंद्र की ओर स्थानांतरित होता चला जा रहा है। अब इस स्थान पर जो स्वैम्प हैं वे भी अपने को, वातावरण को अपने अनुकूल नहीं पाते, और धीरे धीरे वे नष्ट होने लगते हैं। यहाँ पर अब नए पादप अनुक्रमित हो जाते हैं, नए पादपों का अनुक्रमण आ जाता है। 5वां स्टेज शुरू होता है। इस स्टेज को हम मार्श मेडो स्टेज कहते हैं, कच्छ शाद्वलन अवस्था कहते हैं। इस कीचड़ में यह भूमि अब कच्छ भूमि के रूप में परिवर्तित होगी, दलदली क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गई है, जहाँ पानी बहुत कम मात्रा में बचा है, मिट्टी गीली है, लेकिन ऑर्गेनिक मटेरियल से भरपूर है। इस स्थान पर दलदली पादप आने लगते हैं, जैसे पॉलीगोनम, इलियोकैरस, आइपोमिया, जंकस, साइप्रस इत्यादि इत्यादि। इन पादपों की जड़ों का और प्रकंदों का जाल पूरी मृदा में फैल जाता है, और कुछ अन्य पादप जो कि स्थलीय हैं, जैसे आयरिस, गैलियम इत्यादि भी इनके साथ में वृद्धि करने लगते हैं। लगातार वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। वाष्पोत्सर्जन से लगातार जल की मात्रा कम होती चली जा रही है। मृदा अपरदन हो रहा है, धूल के कण वायु के द्वारा आ रहे हैं, जिसके कारण यह जो दलदली क्षेत्र है वो धीरे धीरे ठोस या शुष्क मृदा में परिवर्तित होने लगता है, सॉलिड स्टेट में चेंज होने लगता है। जैसे जैसे जल की मात्रा कम होगी या दलदली मात्रा कम होगी मृदा की, वैसे वैसे ये जो दलदल में उगने वाले प्लांट हैं वे नष्ट होने लगते हैं, और इनके स्थान पर दूसरे पादप जो वनस्थलीय पादप हैं वो पादप इनका स्थान लेने लगते हैं। अनुक्रमण प्रारंभ हो जाता है और छठी अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था को हम वनस्थली या काष्ठीय वनस्पति अवस्था कहते हैं, वुडलैंड क्षेत्र, वुडलैंड स्टेज। अब अगला चरण प्रारंभ हो रहा है। इस चरण में दलदली क्षेत्र समाप्त हो गया है। वायु के अंदर उपस्थित जो मृदा के कण हैं उन्होंने जमीन को, मृदा को कीचड़ से, दलदल से सॉलिड अवस्था में परिवर्तित कर दिया है। यहाँ पर अब झाड़ियाँ और वृक्ष उत्पन्न होने लगते हैं। ये वे वृक्ष और झाड़ियाँ हैं जो अधिक मात्रा के जल में भी विकसित हो सकते हैं। वाटर लॉगिंग की जो स्थिति है, जलाक्रांत की जो स्थिति है, इन केस यहाँ पर अगर जल पुनः आ जाए या जल की मात्रा अधिक हो जाए तो ये पादप उसमें सरवाइव कर जाएंगे, जीवित रह जाएंगे। तो इस प्रकार के पादप यहाँ पर विकसित होने लगते हैं। इनमें से कुछ झाड़ियाँ हैं जैसे सेलिक्स, कोरोनस इत्यादि। इनकी जड़ें भूमि में सीधी गहरी नहीं जाती, जबकि क्षैतिज वृद्धि करती हैं। ट्रांसवर्स
ग्रोथ करती हैं। और भूमि, क्योंकि यहाँ पर जल, कभी जल आ जाता है, कभी चला जाता है, कभी जल आ जाता है, कभी चला जाता है, इस प्रकार की स्थिति रहती है। तो इनकी जो जड़ें हैं वो सॉलिड की ओर ज़्यादा होती हैं, जल की ओर कम होती हैं। धीरे धीरे इन वृक्षों के बीच में कुछ अन्य झाड़ियाँ भी विकसित होने लगती हैं जो काष्ठीय हैं, जैसे एल्नस, पॉपुलस, केशिया इत्यादि इत्यादि। अब जो स्थान है वो वृक्षों के द्वारा आच्छादित हो गया है। वृक्षों के द्वारा आच्छादित होने के कारण वाष्पोत्सर्जन वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। पादपों की पत्तियों के द्वारा जल की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। भूमि सॉलिड होने लग गई है। जल भूमि में शुष्कता बढ़ती है, ड्राइनेस बढ़ रही है। और इस ड्राइनेस के कारण अब जो भूमि पर उगने वाले पादप हैं वे यहाँ पर छोटी छोटी घास के रूप में, छोटी छोटी वनस्पतियों के रूप में यहाँ पर एकत्र होने लगते हैं, उगने लगते हैं। इन पादपों के कारण यहाँ पर ह्यूमस भी बढ़ जाती है, मृत कार्बनिक पदार्थ भी बढ़ जाता है, और एक माइक्रोफ्लोरा का भी निर्माण हो जाता है। सूक्ष्म जीवाणु और इत्यादि जो कवक वगैरह हैं वो भी, क्योंकि मॉइस्चर अधिक है, वे भी यहाँ पर विकसित होने लगते हैं। इनके कारण इस भूमि का मिनरलाइजेशन होता है, खनिजीकरण होने लगता है। और इसके कारण, इस प्रक्रिया के कारण ह्यूमस, खनिज और जल, यह एक अनुकूल परिस्थिति है बड़े पादपों के लिए। तो इसके कारण अब ये स्टेज पूरी होती है और लास्ट स्टेज जो चरम अवस्था है, क्लाइमैक्स फॉरेस्ट स्टेज है, वह विकसित होने लगती है। जैसे जैसे ह्यूमस बढ़ती है, जीवाणु, सूक्ष्मजीवी बढ़ते हैं, वैसे वैसे भूमि अधिक उर्वर हो जाती है, इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, फर्टाइल हो जाती है लैंड। और इस फर्टिलिटी में विभिन्न प्रकार के मीजोफाइट्स, समोद्भिद पादप जैसे पॉपुलस, अल्मस, क्वर्कस इत्यादि इत्यादि धीरे धीरे वन के रूप में विकसित होने लगते हैं। और इन वृक्षों की कैनोपी के नीचे, इनकी शेड के नीचे बहुत से ऐसे पादप जो छाया में विकसित होते हैं, वे भी विकसित होने लगते हैं, जिनमें ग्रासेस, घास ज़्यादा है। और धीरे धीरे यह जो पादप समुदाय है ये अपने आप को वहाँ पर स्थापित कर लेता है और परमानेंट हो जाता है। इस प्रकार उस क्षेत्र में जहाँ कभी पहले जल हुआ करता था, जलीय पादप हुआ करते थे, वनीय पादप अपने आप को स्थापित कर लेते हैं और एक वन का निर्माण कर देते हैं। यह इसकी चरम अवस्था है, या यह इसका चरम क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, चरम समुदाय है। चरम समुदाय के निर्माण में जो मेन रोल है, मुख्य जो योगदान है, वो उसकी मृदा का, वहाँ की टोपोग्राफिकल करेक्टर्स, जो भू आकृतिक कारक हैं वो, वर्षा, रेनफॉल, वहाँ के एनिमल्स, जीव इत्यादि इत्यादि कारक हैं। और उन कारकों के कारण जो वन है वो अपनी एक करेक्टरिस्टिक, अपना एक विशेष लक्षण विकसित कर लेता है। और उस विशेष लक्षण के कारण उस वन क्षेत्र में विशेष प्रकार के पादप पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह पूरी प्रक्रिया कोई 1 या 2 साल में नहीं, यह प्रक्रिया हजारों सालों में पूर्ण होती है। और हजारों सालों में धीरे धीरे जल क्षेत्र वन क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारे पास में एक उदाहरण था जिसमें हमने हाइड्रोसीर, जल क्रमक का विकास किस प्रकार से होता है, उसको हमने 7 स्टेजेस में, 7 चरणों में समझने की कोशिश की। प्रत्येक चरण के उदाहरण हमने दिए और प्रत्येक चरण में किस प्रकार से वातावरण अपने आप को परिवर्तित कर पादपों के समूह को विकसित होने में सहायक होता है। विद्यार्थियों, ये हाइड्रोसीर के नोट्स मैं आपको PDF फॉर्म के अंदर दूंगा और आप इसे पढ़ें। और उदाहरण, जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रत्येक चरण के लिए उदाहरण हम आपको देंगे। उदाहरण देना जरूरी है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करें। धन्यवाद।